नमस्कार, मैं कमल शर्मा आप सभी का निम्बस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम इस सेशन में एचएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इकोनॉमी वाले सेक्शन के एनालिसिस पे जो है वो फोकस करने वाले हैं। अब ये सेशन लेके हम आपके सामने क्यों आए हैं? क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस से हमें ये सुनने को मिला है कि हमारा जो इकोनॉमी सेक्शन है वो काफी वीक है और तमाम कोशिशों के बावजूद हमें ये पता नहीं लगता कि कौन से स्पेसिफिक एरियाज पे हम एचएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इकोनॉमी वाले सेक्शन पे फोकस करें, यानी किन एरियाज पे जो है हमारा फोकस वो ज्यादा रहना चाहिए, किन एरियाज में हम कम फोकस भी करें तो भी चलेगा, यानी उसकी एक एनालिसिस करके जो है हमें दीजिए। और क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें भी क्या आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो प्लीज करिए। तो इसी के लिए हम जो है आपके सामने आज लेके आए हैं इकोनॉमिक्स, जो एचएस प्री में इकोनॉमिक्स जो आती है उसका एनालिसिस करने है। एनालिसिस किन बेसिस पे किया गया? अगर हम 2018-19 के बाद अगर देखें तो जो एचएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का ट्रेंड जो है वो थोड़ा चेंज हुआ है। उसी ट्रेंड में जो है वो इकोनॉमी वाला सेक्शन भी जो है एचएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में वो चेंज हो रहा है। और अब अगर हम देखें तो वो जो ट्रेंड जो चेंज हो रहा है वो बहुत ज्यादा जो है वो एप्लीकेशन पार्ट की तरफ चेंज हो रहा है। ये एप्लीकेशन पार्ट क्या होता है? कोई बात नहीं, आप आराम से रहिए, सब चीजें जो यहां पे डिस्कस हो जाएगी। अब हम ये चीजें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपके अपने विरोधी के अगेंस्ट आपको जीतना है, अपने शत्रु के अगेंस्ट जीतना है, तो आपको उसकी ताकत और कमजोरी दोनों का पता होना चाहिए। तो अगर हम इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन को अपना अगर विरोधी, अपना अगर शत्रु मान के चलें तो उसकी क्या ताकतें हैं, उसकी क्या कमजोरी है, वो हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमें विरोधी की ताकतें और कमजोरी पता होगी तो हमारी तैयारी हमेशा ही बेहतर होती है। और उस तैयारी में एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी लाने के लिए, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये एनालिसिस आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। तो इसलिए आपको ये एनालिसिस को पूरे अंत तक देखने की बहुत अधिक आवश्यकता रहेगी। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है जिससे आपको ये स्पेसिफिक पता लग जाएगा कि किन एरियाज पे जो है वो एचपीपीएससी का इकोनॉमी वाले सेक्शन पे ज्यादा फोकस है और किन एरियाज पे आपको जो है आने वाले 20 से 22 दिनों में अपने तैयारी को और तेज करने की जरूरत है। किस तरीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी इसी सेशन में डिस्कस किया जाएगा। तो आपको जो है वो अंत तक हमारे साथ बने रहना है, ठीक है? तो हमें कोई समय वेस्ट नहीं करना है, हमें जो है सीधे जो है अपने पिन पॉइंट एक्यूरेसी जो हमारा है एनालिसिस उस पर आ जाना है, ठीक है? तो हमारा टॉपिक भी है एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक सेक्शन ऑफ एचएसपी, जो हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो लगभग 22 दिनों बाद आने वाला है, उसकी क्या एनालिसिस हमारी है। फोकस एरिया मेन कहां है, कहां पे जो है हाल के समय में एचपीपीएससी का फोकस जा रहा है और कौन से ऐसे सेक्शन है अगर 20-22 दिन में मुझे रिवाइज करने हैं तो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। वो सभी चीजें जो है इस पे डिस्कस होने वाली है। सबसे पहले आएंगे हम स्कीम्स पे। सबसे पहले किस पे आने वाले हैं हम? स्कीम्स पे। आप सभी को पता होगा स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे डिफरेंट स्कीम्स आती रहती है और हाल के समय में हमने ये देखा है, स्पेशली आफ्टर 2018-19 की मैं बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा जो फोकस जो है स्कीम्स पे चला गया है। और स्कीम्स पे भी कैसे फोकस चला गया है? ऑब्जेक्टिव से लेके टारगेट्स तक वो आपसे पूछा जा रहा है। कोई भी ऑब्जेक्टिव है, कोई भी स्कीम आई है, फॉर एग्जांपल स्कीम आई है आपके राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उसके क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव थे, टारगेट्स कितने अचीव हुए हैं, कौन सी स्टेट ने पहले नंबर पे पायदान लिया है, कौन सा स्टेट दूसरे नंबर पे और कौन सा स्टेट सबसे पीछे रहा है। हिली एरियाज में अगर हम बात करें तो हिमाचल कौन सी पोजीशन पे है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो भी स्कीम्स है, चाहे वो एग्जिस्टिंग है चाहे वो पुरानी स्कीम्स है, उनके आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ टारगेट्स का पता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि काफी फोकस एरिया इन्हीं पे रहता है। जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करूं तो 2022 के एग्जाम में जल जीवन मिशन पे क्वेश्चन था। जल जीवन मिशन पे जो है क्वेश्चन वो सिर्फ ये नहीं पूछा था व्हाट इज जल जीवन मिशन, सबको फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन देने जी, नहीं पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कितने को बढ़ गए हैं, हिमाचल का पोजीशन उस पर कितना है, 31 दिसंबर जो 2022 था, कितने हाउस होल्ड में फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन लग गए हैं। इन सभी एरियाज पे काफी फोकस हो रहा है। तो ये आपको जो स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव से लेकर टारगेट्स तक की बारीकी से जानकारी होनी चाहिए, जो कुछ प्रैक्टिस हम आने वाले सेशन में आपको यहां पे भी करवाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि इस चैनल पे बने रहना, इस सेशन के साथ बने रहना आपकी एग्जामिनेशन को स्ट्रीमलाइन और पिन पॉइंट एक्यूरेसी दिलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट इज रिपोर्ट्स। अब आप पूछेंगे कौन सी रिपोर्ट्स? ऐसी रिपोर्ट्स जिनकी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे काफी विश्वसनीयता रहती है। राष्ट्रीय लेवल पे अगर हम देखें तो नीति आयोग क्या बोलता है, कोई मिनिस्ट्री का डाटा क्या बोल रहा है, कोई मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई है वो क्या बोल रही है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें यूएन की रिपोर्ट क्या बोल रही है,
वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट क्या आ रही है, उन पे भी जो है काफी फोकस जो है किसका रहता है, इस HSP में इकोनॉमी वाले सेक्शन में रहता है। तो आपको जो है वो रिपोर्ट्स का पता होना चाहिए, किन किन एरियाज में पता होना चाहिए, फाइंडिंग्स क्या है उनकी, जो वो रिपोर्ट्स आई है वो क्या बोलने की कोशिश कर रही है, यानी उसका फैक्चुअल डाटा क्या बोल रहा है कि भारत में इतने घरों में फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन लग गए हैं, या वो पूछ सकता है कि भारत में इतने % लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन हो चुके हैं। तो आपको जो ये इनकी जो स्पेसिफिक फाइंडिंग्स है उसका जो फैक्चुअल डाटा है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, कौन कौन से पैरामीटर्स यूज किए गए, जैसे अगर मैं बात करूं आपसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाने के लिए कौन से पैरामीटर्स यूज किए गए। अगर मैं हालिया की एक रिपोर्ट की बात करूं जो है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, जो बताती है कि हर स्टेट में उनकी एक्सपोर्ट रेडीनेस के लिए कितनी प्रिपरेशन है, कितने वो प्रिपेयर है, कितने वो रेडी है, उसमें वो पूछे जाएगा क्या पैरामीटर्स यूज किए, कौन से पिलर्स या सब पिलर्स का यूज करके जो ये रिपोर्ट बनाई गई है, उस रिपोर्ट में कौन सा स्टेट जो सबसे ऊपर जा रहा है, कौन सा स्टेट सबसे नीचे आ रहा है। और स्पेसिफिकली अगर हम हिली स्टेट की बात करें, हिमालय के स्टेट्स की, हिमालयन स्टेट्स की बात करें, तो कौन सा स्टेट सबसे अग्रणी है, कौन सा स्टेट सबसे नीचे, हिमाचल की पोजीशन उस पर्सपेक्टिव में क्या है, तो पैरामीटर वाइज जो है आपको फाइंडिंग्स पता होनी चाहिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फोकस एरिया HSP का है, दो चीजें हमें देख चुके हैं, रिपोर्ट्स हमने देख लिए, स्कीम्स हमने देख लिया, और ये भी देख लिया उनमें भी स्पेसिफिकली किस पे फोकस होता है। तीसरा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है बजट। बजट पे जो है क्वेश्चन भारी भरकम आ रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं, वो क्वेश्चन आ रहे हैं एप्लीकेशन पार्ट पे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो बजट पे क्वेश्चन आ रहे हैं हाल के समय में वो एप्लीकेशन पार्ट पे आ रहे हैं, ना कि फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में, पूरे स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग पे नहीं आ रहे हैं। हो सकता है क्वेश्चन उसी में से भी आ जाए, लेकिन जो फोकस एरिया है वो एप्लीकेशन पार्ट पे जाता है। उसमें से भी अगर हम देखें तो स्पेंडिंग पे ज्यादा फोकस है कि सरकार जो है हाल के समय में कहां कहां स्पेंड कर रही है। ठीक है, अगर किसी स्टेट को ग्रांट इन एड दे रही है, अपने लोन पे इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, तो वो सरकार के एक्सपेंडिचर में कौन से पार्ट में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। तो स्पेंडिंग के पैरामीटर्स क्या है, किन किन जगहों पे स्पेंडिंग हो रही है, किस तरीके से वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट और किस तरीके से वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करें वो इनकम पे बात करें, किस पे बात कर रहा है, इनकम पे। हम बात करें $5 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने की, हम बात करें विश्व की कुछ समय में तीसरी सबसे बड़ी, यानी आने वाले 5 सालों में 29 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए, उसके लिए इनकम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली सरकार के लिए, क्योंकि स्पेंड करेंगे तब जब इनकम होगी। तो वो इनकम एरिया सरकार के हाल के समय में क्या है, जिसको हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, उन दोनों में फर्क क्या होता है, कौन कौन से पार्ट जो है रेवेन्यू रिसीट के तहत आते हैं, कौन कौन से पार्ट जो है वो कैपिटल रिसीट के तहत हमारे पास आते हैं। तो उन सभी एरियाज पे भी काफी फोकस रहता है। तो आपको स्पेंडिंग, उसके साथ साथ इनकम और उनकी कैटेगराइजेशन हमने नीचे लिखा है। कैटेगराइजेशन कि क्यों हम किसी चीज को रेवेन्यू रिसीट में डाल रहे हैं, क्यों हम किसी चीज को कैपिटल रिसीट में डाल रहे हैं, किन बेसिस पे हम कोई चीज को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह रहे हैं, किन बेसिस पे हम किसी चीज को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। अगर मैं डिफेंस की बात कर रहा हूं तो आप कहेंगे कि डिफेंस कौन से एक्सपेंडिचर में आएगा। अगर मैं बात करूं डिफेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या मैं करूं डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो आपको उसका एप्लीकेशन पार्ट जो है बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अपनी अगली डिस्कशन की तरफ, जो कि है डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इस पे भी हाल के समय में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो पढ़ रहे हैं। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग आप सभी को पता होगा, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, और अगर नहीं पता है तो आने वाले जो सेशन है, हमारे आने वाले जो सेक्शन है जिसमें हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, उसमें आपको पता लग जाएगा। वैसे ही हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की, बहुत सारी डिस्कशन जो है मॉनेटरी पॉलिसी पे चलती रहती है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, अब लगता है आरबीआई और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो रेपो रेट बढ़ाने वाली है। फिर बात आती है कि रेपो रेट तो पता नहीं, बस सीआरआर एसएलआर में कोई कमी नहीं होने वाली है। ठीक है, सीआरआर एसएलआर ऊपर नीचे भी हो गया तो उससे इन्फ्लेशन पे क्या फर्क पड़ने वाला, मनी सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी, कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी, वो भी क्या पूछ रहा है, एप्लीकेशन पार्ट पूछ रहा है कि भाई आरबीआई ने रेपो रेट को इतने परसेंटेज, इतने बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया, अब आपने बताना है कि उससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ने वाली है घटने वाली है, विच मींस आपको उसकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए कि भाई सिंपल ये बात नहीं कि रेपो रेट क्या होता है, कि वो रेट जिस रेट पे बैंक जो है मीडियम टर्म लोन आरबीआई से ले रही है, ये नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि बढ़ा दिया है, अब बताओ क्या होने वाला है आगे। अगर बैंक्स को आरबीआई से रेपो रेट महंगा मिलेगा भी तो क्या हो जाएगा, उस एप्लीकेशन वो पूछ रहा है। तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी में जो है एप्लीकेशन वाला पार्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए आपको पहले स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है,
कौन से टूल्स इसके यूज हो रहे हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग है क्या, किन किन तरीकों से जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग हो सकती है, फिर उनका एप्लीकेशन कैसे होता है, मार्केट में वो क्या इफेक्ट करने वाली है, सरकार को वो कैसे अफेक्ट करने वाली है, इस देश में रहने वाले लोगों को वो कैसे अफेक्ट करने वाली है, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरे, उसमें करंट बेस्ड न्यू डेवलपमेंट्स क्या हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट बेस्ड न्यू डेवलपमेंट्स उसमें क्या हो रही है कि सरकार हाल के समय में वर्ल्ड बैंक से लोन रेज कर रही है, उससे क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल डेट बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, क्रेडिट रेटिंग भी इफेक्ट हो सकती है। तो करंट बेस पे क्या न्यू डेवलपमेंट हो रही है, उस पे भी हाल के कुछ समय में जो आपका हिमाचल प्रदेश चयन आयोग है उसका जो है वो फोकस जा रहा है। यानी आपको ये पता होना चाहिए जो कि करंट में जो न्यू डेवलपमेंट्स हो रही है स्पेसिफिक एरिया में वो क्या हो रही है, उनके मार्केट में क्या असर देखने को आपको मिल सकते हैं और किस तरीके से जो है वो मार्केट में चीजों को अफेक्ट करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन हमने देखने को मिले हैं वो हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कौन से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड। लिखा होगा स्टेटमेंट 1, अंडर डेफिसिट फाइनेंसिंग प्रिंटिंग मनी हैज नो इंपैक्ट ऑन द मनी सप्लाई। Statement 2, if RBI increases the CRR rate, if RBI increases the CRR rate, money supply in the market will decrease. Options होंगे, both statement 1 and statement 2 are correct. Both statement 1 and 2 are incorrect. Only statement 1 is correct while statement 2 is incorrect. इस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, यानी स्टेटमेंट में वो आपको स्टेटमेंट खुद दे के भेज रहा है, चाहे वो स्टेटमेंट में बात हो डेफिनेशन की या उसके एप्लीकेशन की, वो स्टेटमेंट दे रहा है, फिर आपसे पूछेगा उन स्टेटमेंट पे आपको आंसर देना है कि क्या दोनों ठीक है, दोनों गलत है, एक ठीक है एक गलत है, तो कौन सी ठीक कौन सी गलत है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन जो है मोस्टली स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के फॉर्म में देखे जा रहे हैं, इसलिए आपको उसी तरीके से इनको तैयार करना जरूरी है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट, एक जो स्पेसिफिक एरिया जो काफी समय से, ये मैं ये नहीं कह सकता कि 18-19 के बाद ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये जो स्पेसिफिक एरिया है इस पे काफी ज्यादा फोकस जो है एचपीपीएससी का काफी समय से, जो है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आती है, जैसे हम कई बार बोलते हैं वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ भी एसोसिएटेड होता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसी तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट के वेरियस पैरामीटर्स होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के भी वेरियस जो है वो पैरामीटर्स होते हैं। तो उन पैरामीटर्स पे हर एक देश हर एक स्टेट कैसा परफॉर्म कर रहा है उस पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं एजुकेशन, हेल्थ, एक्सेस टू रिसोर्सेज, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो अपने घर की बात हो, चाहे वो हमारे पास वाटर कनेक्शन की बात हो, एक्सेस टू रिसोर्सेज में बहुत सारी चीजें आ सकती है हमारे पास। एजुकेशन में वो चीज कैसे परफॉर्म कर रहा है, हेल्थ में कैसी चीजें परफॉर्म हो रही है, एक्सेस टू रिसोर्सेज में चीजें कैसे पैन आउट हो रही है, उस पर भी जो है काफी ज्यादा फोकस जो है उस ह्यूमन डेवलपमेंट के स्पेसिफिक एरिया पर रहता है। और अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो रहना भी चाहिए। ठीक है, जब भी हम बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट काफी अच्छी हो रही है, डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी बेहतर हो रही है, वो किन बेसिस पे आप मेजर करेंगे, कितने लोग एजुकेटेड है, कितने लोग हेल्दी हैं, कितने लोगों के पास बेसिक चीजों की जो कमी नहीं है, उन बेसिस पे हम मेजर करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा जो है वो चीजों का रहने वाला है। दूसरी हम बात करें, इसमें भी जो सवाल आ रहे हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द लिटरेसी रेट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिफाइन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नहीं पूछ रहा है, वो स्टेटमेंट्स में पूछ रहा है। ठीक है, कि कोई रिपोर्ट आई है अंडर दिस डाटा, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट, फिर पूछेगा ओनली वन एंड टू एंड थ्री, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इस तरीके से आपसे पूछ रहा है। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के एक स्पेसिफिक एरिया पे, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे में आपको ये चीज पढ़ रहे हो, ये न्यूज़पेपर में कुछ आप रिपोर्ट्स फाइंडिंग्स देख रहे हो, तो उसमें आपको जो ह्यूमन डेवलपमेंट वाला सेक्शन है, एजुकेशन, हेल्थ, एक्सेस टू रिसोर्सेज, इन एरियाज पे फोकस करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपको सवाल लगभग हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट से देखने को मिल रहे हैं। आप 23 में दे रहे हैं तो इस साल भी आने के चांसेस आपके पास रहेंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेशनल इनकम, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम पे काफी क्वेश्चन जो है, या अगर मैं बोलूं तो एक क्वेश्चन तो जो है हर साल के एग्जाम में रहता है, वो कुछ भी पूछ लेता है, कई बार डिफरेंट चीजें पूछ लेता है, कई बार वो स्टेटमेंट में 4 स्टेटमेंट लिख के भेजेगा, बताएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इज और आर करेक्ट। ऑप्शन में पूछेगा ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड 3, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। नेशनल इनकम पे भी अगर मैं बोलूं आज के फिलहाल के समय में कौन से फोकस एरिया रहे, जीवीए, जीसीएफ, ग्रॉस वैल्यू एडिशन,
ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ये जो है वो नए इंटरेस्ट बन रहे हैं एचपीपीएससी के, क्योंकि एचपीपीएससी को पता लग चुका है कि आपने जीडीपी रख ली है, जीएनपी रख लिया है, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है जीवीए क्या है, फिर जीवीए बता दो जी पहले, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्या है वो बता दो पहले। हो सकता है आने वाले समय में आपसे क्वेश्चन आएगा ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बता दो जी, आपसे पूछेगा डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, ठीक है। तो ये न्यू इंटरेस्ट जो है एचपीपीएससी के, हमें कुछ जो एग्जाम हम एनालाइज कर रहे थे उसमें हमें ये देखने को मिले हैं कि एचपीपीएससी ने अपने जो नेशनल इनकम के इंटरेस्ट हैं, जो उन्हें जो चीजें पसंद थी उन्होंने उनको बदल दी है, उन्होंने अपनी पसंद बदल दी है, यानी उस पसंद में अब जीवी जीसीएफ जैसे कोड वर्ड, अगर मैं इसको बोलूं ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें उन्होंने वो डालने स्टार्ट कर दिए, ताकि आपसे जो है वो रटी रटाई डेफिनेशन ना पूछ के वो आपसे एनालिसिस करने को पूछिए, आपसे जो है फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ना पूछ के आपको एप्लीकेशन पार्ट पे आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि ये चीजें हो रही है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है, सेक्टरल कंपैरिजन करना है, जीडीपी यूज करूं जीवीए यूज करूं, आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। यानी जो नेशनल इनकम में भी जो है वो जो नए इंटरेस्ट एरिया हाल के कुछ समय में बन रहे हैं वो है ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, टू मेक श्योर जब आप एग्जाम में बैठ रहे हो ये दोनों चीजें आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि जीडीपी जीएनपी में ये मान के चला हूं कि आपने प्रिपेयर करी होगी और अच्छे से भी करी होगी, लेकिन ये कुछ फोकस एरिया ऐसे हैं जो हाल के समय में बन रहे हैं और आपको प्रिपेयर करने की बहुत आवश्यक जरूरत है। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट बेस्ड, इसमें भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, यानी कोई ऐसा नहीं पूछा जा रहा कि कोई 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हैं और एक सिंपल स्टेटमेंट लिखी है और बोला कि चलो जी बता दो कोई एक ऑप्शन टिक कर दो, नहीं पूछा रहा है, पूछ रहे हैं वो पूछे स्टेटमेंट दिए हैं 1 2 3 4 करके स्टेटमेंट दिए, फिर नीचे आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर स्लैश इज करेक्ट, उसमें एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है कोई भी ना हो, या हो सकता है सभी भी हो जाए। तो आपके जो फोकस एरिया है वो स्टेटमेंट बेस्ड है, तो आपको उसी तरीके से तैयार करना है, यानी मेरे कहने का मतलब है आपको चीजें को रटना नहीं है, क्योंकि रटेंगे तो उन 4 स्टेटमेंट में आपको फंसाया जा सकता है। आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि जीवीए क्या है, जीसीएफ क्या है, जीडीपी जीएनपी क्या है, उनका एप्लीकेशन कैसे होता है, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में पूछ सकता हो सकता है कि जीवीए जीसीएफ जीडीपी जीएनपी के चारों के एक स्टेटमेंट लिख के आपसे पूछ दे, और फिर वो पूछ रहा है कि बताइए ये कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 1 एंड 2 2 एंड 3 ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको जो है इसी फॉर्मेट में जो है वो प्रिपेयर करने की जरूरत है, और हम जो आने वाले सेशन में आपसे करवाने वाले हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की तैयारी जो करवाने वाले हैं वो भी कुछ इसी फॉर्मेट पे जो है वो बेस्ड रहने वाले। नेक्स्ट अगर जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करेंगे, बहुत सारी कंट्रीज, अगर मैं बोलूंगी ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज ने प्लेज किया था कि हम 2030 तक जो है वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर लेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि वो बात तो 2015 में हो चुकी है अचीव करने की, कि 30 तक अचीव कर लेंगे, 7-8 साल उनका परफॉर्मेंस करते हुए भी हो गए कंट्रीज को, तो अब कंट्रीज का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ठीक है, कि अब कंट्रीज का परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो उस पर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अगर हम पूछेंगे जिन पे अचीवमेंट्स बताओ जी 8 साल में कितना अचीव किया, कितने जो रैंकिंग भारत की है, कितने परसेंटेज अचीव हो गया है, कौन सबसे ऊपर चल रहा है, कौन सबसे नीचे चल रहा है, इसके अलावा वो पूछेगा पैरामीटर्स, पैरामीटर्स क्या क्या है, कुछ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का क्वेश्चन आ गया, थर्ड लास्ट ऑप्शन देगा ISA will help us to achieve the goal of reliable sustainable modern energy which is a part of SDG 7। तो आपको मतलब SDG भी याद होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें वो खुद स्टेटमेंट लिख के दे दे और आपसे पूछे कि कौन सा SDG ये है, या सिंपल लिखा होगा कि जैसे रिलायबल सस्टेनेबल एनर्जी जो मिलेगी वो SDG 7 का जो है वो गोल है, तो आपको वो पता होना चाहिए कि क्या एक्चुअली वो SDG 7 का पार्ट है या नहीं है, तो उसमें पैरामीटर्स क्या क्या यूज हो रहे हैं, ठीक है, अचीवमेंट्स जो है हाल फिलहाल के समय में कौन कौन सी रही है, कौन कौन से देश कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, भारत की परफॉर्मेंस क्या है, स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो हिमाचल कैसा परफॉर्म कर रहा है, विद इन द स्टेट कौन से स्टेट जो है सबसे आगे हैं, कौन से स्टेट जो है बहुत पीछे है, हिली स्टेट में हिमाचल का परफॉर्मेंस क्या है, कि सबसे पहले पे है, दूसरे पे है, या कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहा है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसमें भी जो है क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं 1 एंड 2 करके, स्टेटमेंट 1 दिस इज द पैरामीटर, स्टेटमेंट 2 दिस इज द अचीवमेंट। समझ रहे हैं आप या नहीं समझ रहे? स्टेटमेंट 1 होगी उसमें कुछ एक जो फाइंडिंग्स होगी वो डाली भी होगी कि ओवरऑल इंडिया स्कोर इज 69 अकॉर्डिंग टू द एसडीजी इंडेक्स। सेकेंड स्टेटमेंट आएगी अमंग द हिली स्टेट हिमाचल इज एट द टॉप पोजीशन। फिर ऑप्शंस में होंगे स्टेटमेंट बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट,
या पूछेगा वो द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, या पूछेगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, या पूछेगा 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट। इस तरीके से आपको उलझाया जा सकता है कि तो उस उलझन से बचने के लिए एसडीजी पे पकड़ बना के आप चलिएगा, और उस पकड़ को और मजबूत करने के लिए आने वाले सेशन में जो हमारा आपके लिए क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम जो आएगा, हमने उसका नाम रखा है क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम, यानी जो आपने अभी तक तैयारी करी है उसकी क्वालिटेटिव कंटेंट को और ऊपर लेके जाना। ठीक है, तो इस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम में हम आपको कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देंगे। अब आप बोलेंगे क्या वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे? हम ये एक्सपेक्ट करें कि आ सकते हैं, और अगर नहीं भी आए तो हो सकता है कि हम जो 4 स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो आपको फिर एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, उनमें से कोई एक पार्ट आपके एग्जाम में हो जाए, आ जाए आपको, और उस बेसिस पे आप उस आंसर को निकाल सकते हैं। तो इस सेशन के बाद आने वाले सेशन को भी आपको देखना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लाइक 1 एंड 2 उसमें क्वेश्चंस काफी आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने आपके लिए खास तैयारी करी है, सिर्फ आपके लिए खास तैयारी करी है। उस खास तैयारी को का जायजा लेने के लिए, कुछ समझने के लिए आपको जो है हमारे साथ बने रहने की बहुत जरूरत है। ग्रीन इकोनॉमी, पूरा विश्व बात कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज से दुनिया में हाहाकार मचा है, और मचा भी है, हम इस चीज को डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। तो बात आजकल होती है ग्रीन इकोनॉमी की तरफ, ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जो एनवायरमेंट को हार्म ना करे, लोगों को अपलिफ्ट करवाए, इकोनॉमिक ग्रोथ को अपलिफ्ट करे, लेकिन एनवायरमेंट को डिग्रेड ना करे। तो ग्रीन इकोनॉमी पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है, अथाह क्वेश्चन जो है एचपीपीएससी को पसंद है। ठीक है, अगर हिमाचल के पर्सपेक्टिव से देखें तो काफी बातें जो है ग्रीन इकोनॉमी को लेके होती है कि भाई हिमाचल को जो है वो ग्रीन स्टेट जो है आने वाले 4-5 साल में बना दिया जाएगा। कि ग्रीन स्टेट क्या होता है, ये ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ग्रीन वाला पार्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा जो है आज के समय में रेज किया जा रहा है। तो उन ग्रीन इकोनॉमी के बेसिस पे आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें फैक्ट्स की बात पता होनी चाहिए कि फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है ग्रीन इकोनॉमी को लेके, स्टेट की या देश की स्टैंडिंग क्या है अभी, उसके रिलेटेड क्या फैक्चुअल डाटा है आपको पता होना चाहिए। सेकंड इज इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने इतना असिस्टेंस जो है वो हिमाचल को दिया, या वर्ल्ड बैंक इतना असिस्टेंस जो है इंडिया के जो है पंचामृत प्रोग्राम के लिए दे रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है वो आपको पता होना चाहिए। हाल के समय में देखा गया है कि वो स्पेसिफिक डाटा जो इन्वेस्टमेंट का है वो भी आपसे पूछ रहा है। पहला हमने बताया फैक्ट्स क्या है उससे रिलेटेड, क्या स्टैंडिंग है अभी। दूसरा इन्वेस्टमेंट, कि वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल प्रदेश सरकार को कहा है आपके ग्रीन इकोनॉमी के स्टेटस को अचीव करने के लिए, कि हिमाचल जो है पहला ग्रीन राज्य बनेगा, उसके स्टेटस को अचीव करने के लिए हम इतना पैसा देना चाहते हैं, इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इतनी ग्रीन बसेस के लिए देना चाहते हैं। वो आपको पता होना चाहिए कि क्या जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है डिफरेंट बॉडीज का जो है इसमें रह सकता है। वही मैं तीसरी चीज में मैंने आपको लिखा है हेल्प बाय इंटरनेशनल बॉडीज, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूएन हो गया, तो कितने हेल्प करने वाले हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, कितनी हेल्प वो करने वाले हैं, हाल के समय में उन्होंने कितना प्लेज किया है। इन चीजों की जानकारी भी एचपीपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किन एरियाज पे जो है स्पेसिफिक फोकस जो है हाल के समय में एचएस प्री के इकोनॉमी सेक्शन में रहा है, ताकि आपका जो एक कंसर्न रहता है कि इकोनॉमी मेरी बेहतर नहीं है उसको स्ट्रीमलाइन आप कर सके। ठीक है, इंडेक्सेस बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंडेक्सेस काफी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें पूछा जा रहा है कि जैसे कुछ हाल के समय में जो है न्यूज में नए इंडेक्सेस भी बने हुए हैं, जैसे पॉजिटिव पीस इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर क्या है। ठीक है, ऐसे इंडेक्सेस जो है आपसे पूछे जा रहे हैं, और हालांकि वो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं जो नए हैं और हाल के समय में न्यूज में बने हुए हैं। तो न्यूज में जो आपको इंडेक्सेस देखे हैं, और आपने कुछ फिलहाल के कुछ समय में इंडेक्सेस देखे हैं, उन इंडेक्सेस को प्रिपेयर करने की बहुत सख्त आवश्यक आप लोगों को है, क्योंकि हर साल जो है एक ना एक इंडेक्स के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उन इंडेक्सेस की जानकारी आपको जो है वो रहनी चाहिए। क्लियर है? और इन इंडेक्सेस के क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, ऐसा नहीं आ रहा कि रिसेंटली द HDI index has been released by UNDP, India stands at which position, ऐसा नहीं पूछा जा रहा है, नहीं पूछ रहा है कि एक ऑप्शन टिक करो जी हो गया जी आपका काम, बस ठीक है आपने रट लिया कि HDI स्कोर जो है वो इंडिया का 63 है 64 है, बस उस याद करके आप चले जाएं, वो 63 आएगा आप टिक कर देंगे, आपका आंसर सॉल्व, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा कतई भी नहीं होने वाला है। वो आपसे जो है स्टेटमेंट बेस्ड पूछेगा
कि पॉजिटिव पीस इंडेक्स आया, इस बॉडी ने रिलीज किया है, भारत का स्कोर ये है, इन पैरामीटर्स के बेसिस पे ये इंडेक्स बनाया गया है, एचडीआई इंडेक्स है, एजुकेशन यूज किया है, हेल्थ यूज किया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जिसको हम बोलते हैं हेल्थ में, वो यूज किया गया है। एजुकेशन में मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है वो यूज किया गया है। या अगर हम बात करें कि एक्सेस टू रिसोर्सेज की बात करें तो जीएनआई पर कैपिटा पूछा गया है, तो उसके हिसाब से वो आपसे पैरामीटर्स भी पूछ सकता है। तो इंडेक्सेस को होलिस्टिकली प्रिपेयर करना आपकी जो है वो जिम्मेवारी है, और उस जिम्मेवारी के चलते हम भी उसमें आपको क्वालिटी एडिशन में नेक्स्ट वाले सेशन में देने वाले हैं, जिसमें आपके पास क्वेश्चन होंगे कि एक्सपेक्टेड हो सकता है, हाल के कुछ समय में ये रिपोर्ट आई है, ये इंडेक्स आया है, इस इंडेक्स के पैरामीटर ये है, इस इंडेक्स में भारत की परफॉर्मेंस ये है, इंडेक्स ये कह रहा है, पैरामीटर्स ये यूज हुए हैं। आपकी थ्योरी को आसान बनाने का काम जो है वो किया गया है। अगर हम बात करें इसको, अब बाइंड अप जो है सेशन को करते हैं। बाइंड अप में आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं यहां पे जो हाईलाइट होने वाले हैं, पेन पेज अगर अभी तक आपके पास नहीं था तो अब तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे हैं, अगर आपने इनमें से मिस किया तो समझ लीजिए कि आप जो है अपने साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तो इन पॉइंट्स पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, और आने वाले सेशन जो हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के होंगे वो भी इन्हीं टॉपिक्स पे खासकर बेस्ड होंगे। क्लियर है? पहला टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी, अभी मैं डिस्कस कर भी चुका हूं आपके साथ कि मॉनेटरी पॉलिसी की समझ और उसका एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इन्फ्लेशन, हाल के कुछ समय में आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन जो है आरबीआई की टॉलरेंस बैंड से बाहर है, तो उस पर काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इन्फ्लेशन का आपको पता जो है वो रहना चाहिए। तीसरा बजट, मैंने आपसे डिस्कस भी किया, अभी बजट में कौन कौन से पार्ट पे फोकस एरिया आ रहा है, नहीं आपने अच्छे से समझा तो आप फिर से इस वीडियो को रिवाइंड कीजिए, पीछे जाइए और समझिए उस चीज को। नेक्स्ट अगर हम जाए तो डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, कौन कौन सी चीजें डेफिसिट फाइनेंसिंग के अंतर्गत आती है, क्या वो फायदेमंद होती है, क्या उसके नुकसान होते हैं, आपको पता होना चाहिए। न्यू स्कीम्स, अभी भी बात कर रहा था, स्कीम्स पे जो है वो भारी भरकम क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यू स्कीम्स को आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्कीम आ रही है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पैरामीटर्स होंगे, कितने पिलर्स हैं, कितने सब पिलर्स हैं, पता होना चाहिए आपको। एग्जिस्टिंग स्कीम्स चल रही है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, तो इस तरीके की स्कीम्स प्रीवियसली आ चुकी हैं, उनकी परफॉर्मेंस पूछ ली जाती है, तो आपको परफॉर्मेंस जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स की पता होनी चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी पे आपको पता होना चाहिए, जो अभी भी मैं बात कर रहा था, एजुकेशन, हेल्थ, एक्सेस टू रिसोर्सेज, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ रही है इन एरियाज में डिस्कशन भी बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ ग्रीन इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम एस्पायर करें 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने हैं, हमें नहीं बहुत सारे देशों को अचीव करने हैं, ठीक है। हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनना है, तो उन पे क्वेश्चन आने की संभावनाएं अगर ज्यादा है तो है, आपको वो पढ़ना पड़ेगा, आपको उनके बारे में समझना पड़ेगा, आपको ग्रीन इकोनॉमी क्या है पता होने चाहिए, ग्रीन जॉब्स क्या है पता होने चाहिए, हेल्थ एनवायरमेंटल बेनिफिट लोगों को कैसे होगा वो पता होना चाहिए, एप्लीकेशन आपको इन शॉर्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट इज इंडेक्स एंड कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट जिसको हम बोलते हैं, जैसे गिनी कॉफिशिएंट हो गया, लेफर कर्व कई बार आ जाते हैं, लॉरेंज कर्व क्या है, फिलिप्स कर्व क्या है, इस तरीके से, या बाल्टिक इंडेक्स क्या है, ये इंडेक्सेस या कॉफिशिएंट आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसकी बेहतरीन तैयारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे लगता है आपने बहुत पेशेंटली जो है इस पूरे सेशन को चुना है, और बहुत पेशेंटली जो है इस सेशन को ना सिर्फ चुना है बल्कि देखा भी है। अब जब आपने यहां तक देख लिया है तो आपको मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आने वाले जो इसके बाद सेशन होंगे उसमें हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एचपीपीएससी पूछ सकता है उन पे डिस्कशन आपके सामने लेके आएंगे, और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से फ्रेमिंग की जाते हैं, पूरे उसके बेसिस पे होंगे, ताकि जो ये पॉइंट्स हमने हाईलाइट किए उसमें पकड़ बनाने में निम्बस एकेडमी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करे। तो उस पकड़ को मजबूत करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं, जरूरत है तो सिर्फ आपके साथ की।
और उस साथ को बनाए रखने के लिए आपको इस एकेडमी के चैनल से तत्पर जुड़े रहना है, क्योंकि ये आपकी सक्सेस के लिए, आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सक्सेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसी के साथ इस सेशन को मैं अलविदा कहना चाहता हूं, आपको अलविदा कहना चाहता हूं। मुझे आशा रहेगी कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और ये सेशन आपके लिए बहुत मददगार साबित हुआ होगा। इस होप के साथ बहुत बहुत नमस्कार।